अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। चलिए आज का हमारा क्लास मिला ताअम्मुल व ताख़िर शुरू करते हैं। और जैसा कि आज का कॉन्सेप्ट में बहुत समझ लीजिए कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना, और जहाँ से आपके लिए 5 नंबर मुतय्यन किए जाएंगे, जहाँ से आपका 5 नंबर कंफर्म होने वाला है। तो मैं वहीं से बात शुरू करना चाहूँगा। 2-3 अशार उठा लेता हूँ साथ में समझने के लिए। जैसा कि मैंने खुद लिख रखा है कि आपके बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, आपके बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। आप में से कोई बच्चा जो यूजीसी नेट की तैयारी करता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो शेर का मिसरा है ये कौन शायर हैं जिनका ये मिसरा लिखा हुआ है आपके सामने में। तो आज हम लोग जो क्लास में बात करने वाले हैं, आज का हमारा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो हम लोग आप लोगों को लेकर के आऊँ। बहुत शॉर्ट करके मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझा देने का, ताकि इंशाल्लाह किसी तरह की कोई भी दुश्वारियाँ आपको पेश ना आए। पेश ना आए, देखिए लिखा हुआ हमारा बिहार स्टेट फेज 2, बिहार स्टेट फेज 2 2025। जरा गौर से सुनने का कोशिश कीजिएगा, पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठ जाइएगा। जो भी कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग से निकलेगी, जो ऑलरेडी आपके सामने में यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, तो उसको नोट डाउन करने का कोशिश कीजिएगा। बाकी इतना इम्कान मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट को मैंने आपके सामने लिख रखा है। अगर कुछ ऐसी बात निकल जाती हो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उनको लिखने के लिए जहमत कीजिएगा। देखिए मैं आपके सामने एक शेर का 2 मिसरा आपके सामने में रखा हूँ इसीलिए, और इंशाल्लाह इसी मिसरे से मैं हम लोग पूरे शेरी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब क्या होता है, हस्न मतलब क्या होता है, काफिया और रदीफ क्या होता है, और आखिर में है नुक्ता। इनको समझने के लिए मैंने छोटी सी डेफिनेशन भी लिख रखा है सारे लोगों का। आप चाहें तो इस डेफिनेशन को, परिभाषा को आप लिख लीजिएगा, या फिर अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप सुन करके ऑब्जर्व कर सकते हैं तो डेफिनेटली करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ 3 क्लास एट ए टाइम चलाए जा रहे हैं। अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं देख रहे हैं तो आप अपने साथियों को बोलिए जुड़ने के लिए। आप खुद जुड़िए, कोशिश कीजिए वक्त निकाल करके जुड़ने के लिए। हमारे पास यहाँ उर्दू सहायक, उर्दू अनुवादक की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। फॉर्म भरने का प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो ये हमारे लिए एक तरह से समझ लीजिए कि खुश खबरी है इन सारे विद्यार्थियों के लिए, उन सारे तलबा के लिए जो काफ़ी दिनों से तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक के कुछ कहते हैं उसको किसी तरह की कोई खबर हम तक नहीं पहुंची थी। तो हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बस मुतमईन होकर के आप तैयारी में लगे रहिए। और मैंने कई बार इससे पहले भी कह रखा था कि जब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है तो आ जाएगी, 1 महीने के बाद आना ही आना है, अब उसको आना ही आना है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो। ये ध्यान में हमेशा रखिएगा कि वो आएगा ही आएगा। तो काफी और रदीफ, उसने मतला और मक्ता, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया। देखिए इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कुरान की एक आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को अजर अच्छा देता है, और डेफिनेटली वो देता है। तो जो बच्चे काफ़ी दिनों से तैयारी में लगे हुए थे तो उनके लिए तब कहना है नहीं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अब तैयारी में नहीं लगे हुए हैं तो याद रखिएगा, तैयारी में लगने का एक और अच्छा तरीका विधि में बता दे रहा हूँ कि हमारा सारा का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अगर बिहार स्टेट से रिलेटेड अगर तैयारी कर रहे हैं, मुआविन उर्दू मुतरज्जिम से मुताल्लिक अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 आपको फेस करना है, अगर उसमें आपकी शमूलियत होनी है तो फिर उनके भी प्लेलिस्ट बन गए। ये 3 क्लास ऑलरेडी आपके चल रहे हैं, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह बस हफ्ता 10 दिन के अंदर तैयारी 4 की भी ऑलरेडी क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको।
तैयारी 4 का भी क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, उनके लिए भी ऑलरेडी आप अपने आप को तैयार कीजिए। इंशाल्लाह वहाँ से भी क्लास आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले। मैंने आपको प्रीवियस में ही बताया था कि कई क्लासेस एट ए टाइम चलाए जाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह थोड़ी सी और अंदर से स्ट्रेंथ हो जाए तो डेफिनेटली और भी क्लासेस लेकर के आऊँगा। और क्या लेकर के आऊँगा इंशाल्लाह उसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को देता रहूँगा, उसका चिंता नहीं कीजिएगा। बस आपका काम ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। और देखिए, याद रखिए, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग इस चीज़ के बारे में ज़रा बराबर भी चिंता मत क्या कीजिए कि क्लासेस इंशाल्लाह जैसे जैसे फैसिलिटीज़ आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह क्लास का सिस्टम को भी ऑलरेडी इम्प्रूव किया जाएगा। इसकी भी कोशिश की जा रही है क्लास को इम्प्रूव करने का, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी सारी चीज़ें जो PPT वगैरह पे पढ़ाई जाती है वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए आपको ज़रा बराबर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्लास शुरू करते हैं, और सिर्फ इतना बता दें आप लोग एक बार जल्दी से थम्स कर दें जल्दी से कि सारी चीज़ें ऑलरेडी विजिबल हैं, आवाज़ वगैरह क्लियर जा रही है, और उसके बाद जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें क्लियर दिखता होगा आई थिंक। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं, और आज के क्लास को शुरू करने से हम लोग उठाते हैं यहाँ से बात को कि उर्दू शायरी में मतला किसे कहते हैं, हुस्न मतला क्या होता है, काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, और मक्ता क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको इतने ही शॉर्ट में बात पूछी जाती है, लेकिन जो साथी हमारे UGC नेट की तैयारी करते होंगे या इससे पहले एग्जाम में बैठे होंगे तो उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि काफ़ी इससे डेप्थ जाकर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए, हम लोगों को डेप्थ तो नहीं, अगर किसी को चाहिए तो डेफिनेटली UGC नेट वाला क्लास जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट बता देंगे। यहाँ देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। उर्दू शायरी में मतलब क्या होता है, हुस्न मतलब क्या होता है, काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, और मक्ता क्या होता है। देखिए, मैंने शेर के एक मिसरे का दो मतलब एक मिसरा मैंने ले रखा है, एक मिसरा नहीं, एक शेर पूरा, मतलब दो मिसरे से मिलकर के एक शेर बनते हैं, तो वही दो मिसरे को मैंने आपके सामने रखा है, और इसी पे हम लोग मक्ता, हुस्न मतलब और काफिया, रदीफ सारी चीज़ों को हम बस इन्हीं पैटर्न में समझने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए क्या लिखा हुआ है कि आपके मिसरे तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, लेकिन बहुत सारे हैं जो ऑलरेडी हम आपके सामने रख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि सीने में जलन सा, शहरियार जी कहे कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर कोई परेशान सा क्यों है, ये बोलते हैं। या फिर कलीम आदिल साहब को बहुत सारी, ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, इश्क हर शख्स की बस्ती नहीं प्यारे जाओ, इस तरह के अशार उन्होंने कह रखा है। या फिर मैं बोलूँ बादशाह है बेसलीका हो कलीम, बादशाह है बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जितनी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ आता हूँ ऑलरेडी, उसमें हम समझेंगे एक एक करके। तो शायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इसको, तो याद रखेंगे इनका रोल बहुत अहम होते हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ ना मक्ता, हुस्न मतलब, ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत अहम होते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। और ये कैसे अहमियत रखते हैं तो एक एक करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मतला। देखो मतला, ये जो वर्ड लिया गया है ना, ये तला या तलाम से मतलब होता है तुलू होना, निकलना, या फिर मतला जो है ना इसका मतलब होता है निकलने की जगह, वो जगह जहाँ से कोई चीज निकलती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सूरज तुलू हो गया, तो देखिए तला से ही बना है ये वर्ड। तो मतलब होता है निकलने की जगह। तो याद रखिएगा यहीं से शेर आगाज होता है, और ये जब आगाज होता है तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया मतलब यहीं से बात शुरू हो रही है, बात यहीं से शुरू हो रही है। देखिए इस गजल या नज्म को उस गजल या नज्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होते हैं, यानी शेर का पहला दोनों मिसरा काफिया और रदीफ के उसूल की पाबंदी करती हैं। अब बात समझिए, गौर से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग उसे कहते हैं, उस शेर के मिसरे को कहते हैं जिसके अंदर काफिया और रदीफ दोनों हों, या फिर वो दोनों की पाबंदी करती हो, दैट्स कॉल्ड मतलब। अब वो अब देखो फिर शेर को हम लोग दोहराएंगे तो समझ में आएगी बात कि काफिया और रदीफ क्या होता है, काफिया किसे कहते हैं और रदीफ किसे कहते हैं। तो हमने नीचे में उसके बारे में भी लिख रखा है,
उसको अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लें। मतलब उस गजल या नज्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरा, अब दोनों मिसरा का मतलब देख लीजिए, एक मिसरा हमारा ये हो गया यहाँ तक, दूसरा मिसरा हमारा ये हो गया, तो ये दोनों मिसरा मिला करके क्या हुआ, एक शेर बना, एक शेर हुआ। तो हम लोग बोलते हैं ना, मंजिल जाने पहचानी है, रास्ता जाना पूछा है, काहे ऐसी चाल चलो हो जिससे ठोकर खाओ हो, और तुम तो दूर खड़ा, दरिया में तूफान उठा है दरिया वाले झेलेंगे, दरिया में तूफान उठा है दरिया वाले झेलेंगे, तुम तो दूर खड़े हो प्यारे तुम काहे घबराओ हो, और मंजिल जानी पहचानी है रास्ता जाना पूछा है, काहे ऐसी चाल चलो हो जिससे ठोकर खाओ हो, और जब जंजीरे के हाथ आई हैं मचलो हो इतराओ हो, जब चाहो हो खोलो हो और जब चाहो पहनाओ हो। ये कलीम आजिज साहब का अंदाज था जो मैंने आपके सामने में रखा। ये अंदाज, इनका तर्ज एकदम अलग तरीके का है। और याद रखिएगा, अगर मेरी बात करें तो डेफिनेटली कलीम आजिज साहब को सच में मैं अगर बोलूँ तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ। और उनका अंदाज तकल्लुम जो है ना बात करने का, डेफिनेटली अब जो भी कह लीजिए, एक जगह से बिलोंग करने की वजह से या एक स्टेट के होने की वजह से या जो भी है, काफ़ी उनसियत है उनको उनसे। और याद रखिएगा, अंदाज़ तकल्लुम मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और यकीन मानिएगा, आपको मैं बताऊँ, जब पीएचडी का मैं ये देने के लिए, जब मैं पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए मैं गया था, तो यकीन मानिए जब हमसे शेर शायरी के बारे में पूछा गया और जब बताया गया और उन्होंने कहा कि अगर आपके फैन कलीम आजिज साहब हैं तो आप ज़रा सुनाया, तो मैंने याद रखी, इसी को मैंने ऑलरेडी उनके सामने प्रस्तुत किया था। जो कहते हैं पेश करना, मैंने उनके सामने ये चीज़ रखी थी। तो वही चीज़ है, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, कहने का लबो बात यही है कि बहुत 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 मैं बहुत समझ लीजिए कि अच्छे शायरों में से आते हैं, बहुत अच्छे शायरों में से आते हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। तो देखिए, उस गज़ल या नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होते हैं। यानी शेर का पहला दोनों मिसरा काफिया और रदीफ हो या पाबंदी करती हो उसकी। अब काफिया और रदीफ क्या होता है, तो पहले थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ते हैं इसको समझने के लिए। शायद हम लोग जब काफिया और रदीफ देखते हैं तो फिर शायद ये ऑलरेडी हमको समझ में आ जाए बगैर बताए। तो जरा हम कोशिश करते हैं पहले इसको समझाने का, ताकि फिर आपको ये समझ में आएगा। अब हुस्न मतलब एक रह गया, तो इसको भी अभी छोड़ो, हम देखते हैं काफिया और रदीफ क्या होता है, तब जाकर के मतलब हमारा क्लियर हो जाएगा। और जब मतलब क्लियर हो जाएगा और काफिया और रदीफ तो पहले से ही हो जाएंगे जब समझा दूंगा तो फिर उससे मतलब पे बात करेंगे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग काफिया और रदीफ क्या होता है। तो काफिया वो हम आवाज, अल्फाज या आवाज का आहंग होता है जो रदीफ से पहले आता हो और हर शेर के दूसरे मिसरे में पाई जाती हो। बात याद रखिएगा, काफिया कहाँ आता है। तो काफिया के बारे में एक बात याद रखिएगा कि काफिया हमेशा रदीफ से पहले आता है। अब ये ऑलरेडी मैं बताऊं, इसका मतलब घोड़सवारी का मतलब इतना देर जाने का कोई मतलब हमारा यहाँ पे नहीं बनता है, इसलिए कि शॉर्ट में पूछता है तो शॉर्ट में हम लोग पढ़ करके चले। अगर आप इंटरेस्टेड हैं समझने के लिए कि नहीं मुझे ऑलरेडी समझना है, तो फिर हमारा यूजीसी नेट वाला क्लास देखिएगा, इंशाल्लाह वहाँ आपको मुकम्मल तरीके से बात समझ में आएगी। वहाँ पे इंशाल्लाह मैं इसको तरीके से समझाऊंगा। वो हम आवाज, अल्फाज या आवाज का आहंग होता है जो रदीफ से पहले आता हो और हर शेर के दूसरे मिसरे में पाई जाती हो। एग्जाम्पल लो, समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ दो वर्ड मैंने लिखा है, ख्वाबों और किताबों। तो हम लोग जरा देखो ऊपर में चल करके, उनके बिछड़े तो शायद, अब के बिछड़े तो शायद, कभी ख्वाबों में, ख्वाबों। अब ये ख्वाबों जो वर्ड है ना, ये हमारा काफिया है और रदीफ से पहले आया है। तो जब रदीफ से पहले आने का मतलब कह रहा, तो इसके बाद वाला, ख्वाबों के बाद वाला वर्ड को देखेंगे। एक मेरा वर्ड है में और दूसरा है मिले। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों, तो देखो किताबों के बाद कौन सा वर्ड दिख रहा मुझे, अल्फाज दिख रहा, तो में और मिले। तो याद रखिएगा, जब तक कि हम लोग रदीफ नहीं पढ़ रहे हैं तब तक के लिए हम लोग यही मान सकते हैं कि ख्वाबों और किताबों के बाद मिले जो वर्ड है, में मिले, इन्हीं दोनों में से कोई हमारा रदीफ हो सकता है। यही दोनों में से हमारा कोई रदीफ हो सकता है। अभी समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जब तक के रदीफ नहीं पढ़ रहे हैं तब तक के समझाने की बात कर रहा हूँ। फिर जब रदीफ देखोगे तो फिर वहाँ पे आपको समझ में आएगा
कि क्या बोलते हैं, क्या होता है वो। तो काफिया वो हम आवाज अल्फाज, मतलब आवाज जो होगा ना, आवाज भी मिलता जुलता होगा, एक दूसरे से मुनासिबत रखती होगी, एक दूसरे का वजन को फॉलो करती होगी, उनको बोला जाता है। तो वो हम आवाज अल्फाज या आवाज का आहंग होता है जो रदीफ से पहले आता हो। रदीफ से पहले आने का मतलब अभी हम लोग कंफ्यूज हैं कि ये वाला है कि ये वाला है, में है कि मिले हैं, अभी उसको क्लियर करेंगे आगे। रदीफ से पहले आता हो और हर शेर के दूसरे मिसरे में पाई जाती है। कोई भी शेर आप बोल दीजिए, कोई भी शेर आप गजल पढ़िए या नज़म पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दूसरे मिसरा, हर एक शेर का दूसरा मिसरा में ये वाली चीजें आनी चाहिए। जो ये दिख रहा मुझे किताबों ख्वाबों, सेम यही नहीं मिलेगा, इसके वजन पर मुझे कोई और वर्ड मिले, कोई और अल्फाज मिले, लेकिन यही वजन पे मिलेगा। वजन को ध्यान रखना है, तो दैट्स कॉल्ड काफिया, वो हो जाएगा हमारा काफिया। अब ये हमको समझने के लिए में मिले में कौन सा मेरा रदीफ है, तो इनको समझने के लिए एक बार देखते हैं हम लोग जल्दी से रदीफ के बारे में। वो मखसूस अल्फाज होते हैं जो शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में बेऐन ही रखा जाता है, मतलब सेम हूबहू वैसा ही रख दिया जाता है, जैसा कि वो ऑलरेडी मैंने अभी क्या बोला यहाँ पे बोला कि वजन एक हो, अल्फाज बदल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ख्वाबों और किताबों, वजन हमारा मैच कर रहा है, लेकिन दोनों अल्फाज अलग अलग हैं, ख्वाब अलग हैं, अल्फाज अलग हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा कि आखिर में बेऐन ही रखा जाए। बेऐन ही रखा जाए का मतलब होता है कि सेम हूबहू वैसे ही अल्फाज, जो हमारे अल्फाज ऊपर में रिपीट हो रहे हैं, सेम वही रखा जाए। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे में भी सेम है, मिले और मिले दोनों सेम है, तो रखा जाए। मिसाल में मिले मैंने दे रखा आपको, वो मखसूस अल्फाज होते हैं जो शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में बेऐन ही रखा जाए। अब वो रखने वाले जो वर्ड हैं में मिले, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो हमारा वर्ड रिपीट हो रहा है, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, ख्वाबों में मिले, किताबों में मिले, कब्रों में मिले, तो ये जो में मिले हमारा वर्ड है, यही हमारा रदीफ है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो जब इन दोनों को फॉलो कर ले, इन दोनों का वो जब ताबे हो जाए, तो याद रखिएगा वो हमारा कहलाता है मतला। मतला में क्या मैंने बताया कि दोनों शेर एक शेर के दोनों मिसरों में हम काफिया और हम रदीफ होना जरूरी है। जब वो होता है ऐसा, तो हमारा मतले का शेर कहलाता है। क्या कहलाता है? मतले का शेर कहलाता है। तो पहला मिसरा ही आपके सामने रखा हुआ है, यहाँ दोनों चीज मैच कर रहा, ख्वाबों में मिले और जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। जब इसके बाद वाला जो शेर आएगी ना, वो ध्यान में रखिएगा, इसके बाद वाले शेर में जब बात आएगी तो याद रखिएगा हमारा दूसरा मिसरा में ये वाला टकराना जरूरी है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? रदीफ। क्या कहेंगे? रदीफ। आई थिंक यहाँ तक के बात क्लियर हुई होगी। और कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। ये समंदर है, किनारे ही किनारे जाओ, इश्क हर शख्स के बस के नहीं, प्यारे जाओ। तो देखो प्यारे जाओ, किनारे जाओ, जो वर्ड मैंने लिखा है प्यारे किनारे, तो ये किनारे और प्यारे जो वर्ड है हमारा, यही हमारा हो जाएगा काफिया। और जाओ जाओ दोनों में रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा मतले का शेर है। और ये दोनों मिसरा मिलकर के हमारा एक मतला बन रहा है। और इसमें जो मेरा जाओ जाओ जो वर्ड दिख रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? रदीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रदीफ हो जाएगा। अब देखो, अभी मैंने एक और आपके सामने रखा था कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर कोई परेशान सा क्यों है। तो तूफान सा क्यों है और परेशान सा क्यों है, तो यार तूफान और परेशान, अब कोई भी एग्जाम्पल आप रख करके अपने ये में समझ सकते हैं। तूफान, परेशान, ये दोनों हम आवाज हैं, दोनों हम माने तो नहीं है, लेकिन हम आवाज हैं। हम आवाज का मतलब होता है कि एक ही वजन पे आने वाले हैं, तो ये हमारा काफिया का एग्जाम्पल हो गया। और उसके बाद जो हमारा सा क्यों है और सा क्यों है जो वर्ड है, ये हमारा रदीफ है। तो बात समझ में आ गई। जब रदीफ और काफिया दोनों को फॉलो कर ले कोई शेर का दोनों मिसरा, वो हमारा मतले का शेर होता है। आई थिंक बात समझ में आ गई यहाँ तक।
आगे देखते हैं हम लोग हुस्न मतलब को। हमने एग्जांपल दे करके मैंने समझा दिया आपको, अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हुस्न मतलब, जब मतलब का शेर या कोई और शेर जो गैर मामूली तासीर पैदा कर देती हो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे, मैं भी समझने का कोशिश कीजिएगा। हाँ, कोई भी, जैसे मैं बोलूँ आपसे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, और हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इस तरह का आपने वो दुआ डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब के पढ़े होंगे। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग गज़ल पढ़ते हैं, गज़ल पढ़ो या नज़म पढ़ो, ये तवील कलाम होते हैं। तवील कलाम का मतलब होता है कि मुसलसल चलने वाली चीज़ें होती हैं। मैं बारहा बता रहा हूँ कि आपको इन सब की चीज़ों के बारे में डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो यूजीसी नेट वाला क्लास को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह वहाँ से हर सारी चीज़ें समझ में आती हैं आपको। तो तवील चलने वाली, अब मान के चलो फॉर एग्जांपल नज़म को ले लो या गज़ल को ले लो। अब मान के चलो जो शेर लिखे हुए हैं, वो जो हमारी पंक्तियां हैं ना, वो काफ़ी लंबे हैं, समझ लो कि 20 लाइन का है, 50 लाइन का है, 30 ऐसा है कुछ। तो उसमें जब हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे को, तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो हमको ये समझ में आता है कि नहीं, ये वाली चीज़ है ना हमारे दिल को छू गई, बड़ा दिलकश है, बड़ा प्यारा लग रहा मुझे देखने में, बड़ा मतलब सादगी और सफाई के साथ इसमें बयान की गई है, छोटी सी बात में बहुत सारी बात कह दी गई है। तो ऐसी चीज़ों को याद रखिएगा, जब ऐसी चीज़ कोई शेर कोई मिसरे में मिल जाए तो याद रखिएगा वही हमारा हुस्न मतला कहलाता है। क्या कहलाता है? वही हमारा हुस्न मतला कहलाता है। जब मतले का शेर या कोई और शेर जो गैर मामूली तासीर पैदा कर देती हो, या हुस्न या जज्बात और ख्यालात को मुतासिर कर देती हो, कोई ना कोई ऑलरेडी प्रभाव मेरे ऊपर डाल देती है, कोई ना कोई इफेक्ट पड़ जाता है हमारे ऊपर, हमारी तासीर बदल जाती है। तासीर बदलने का मतलब सेंस ऑफ क्या लेना चाहते हैं? तासीर बदलने का मतलब ये कि हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है कि नहीं। इस नज्म का ये वाला मिसरा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो याद रखिएगा वैसी सिचुएशन में वही वाला जो मिसरा होता है ना, उसी को हम लोग हुस्न मतला कहते हैं। अब हुस्न मतला को आप पहचानने के लिए इतना आसानी से नहीं पहचान लीजिएगा, आपको मुताला करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समझ करके देखना पड़ेगा कि मतलब इसमें कौन सा हो सकता है। ज़हन में आपको रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक ना। तो ये बात हमारी ज़हन में आपकी होगी, आई थिंक। आगे देखते हैं कौन सा रह गया हमारा। तो हमारा रह गया फिर मक्ता। मक्ता किसे कहते हैं? देखो, मक्ता का भी अगर मतलब आप समझोगे तो आपको ऐसे भी समझ में आता होगा देखने के बाद अल्फाज ही कि मक्ता क्या होता है। मक्ता मतलब कता या कतन का मतलब होता है कट जाना, खत्म कर देना। तो मक्ता वहीं से लिया गया है, मतलब यहाँ आकर के एंड हो जाते हैं, कलाम जो होते हैं हमारे वो एंड हो जाती है यहाँ पर आकर के, इसके बाद आगे बात नहीं चलती है। तो आखिरी शेर जिसमें शायर क्या करे, अपने नामों का इस्तेमाल कर ले, अपने नामों का, जैसे देखे होंगे बहुत सारे शोरा कराम जो होते हैं, अभी मैंने आपके सामने रखा ना कि बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए, मैंने अभी बोला ना। तो देखो आखिरी वाला मिसरा में आप देखिएगा, आखिर से पहले वाला मिसरा में आप देखिएगा तो कलीम आजिज साहब ने अपने नाम को यूज़ किया है। तो याद रखिएगा उसी को हम लोग बोलते हैं मक्ते का शेर। और याद रखिएगा जो शोरा कराम अपने नाम को एज तखल्लुस का मतलब होता है वो नाम जो शायर लोग अपने शेरी कलाम के अंदर एज यूं ही यूज़ कर लेते हैं, तो उसको तखल्लुस कहा जाता है। तो मक्ते का शेर मतलब आखिरी का शेर होता है जिसमें शायर क्या करता है, अपने नामों का इस्तेमाल करता है, यानी वो अपने नाम को बतौर तखल्लुस का इस्तेमाल कर लेता है। तो उसमें अभी इसमें भी आप देख लीजिए, मैंने लिख रखा है आपके सामने में, तो वहाँ पे भी नहीं, शायद इसमें नहीं है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया वहाँ पे, तो वाले कि बात चाहे बेशलीका हो, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए। और भी मैंने एक सुनाया था आपको कि दरिया में तूफान उठा है, दरिया वाले झेलेंगे, और तुम तो दूर खड़े हो प्यारे, तुम काहे घबराओ हो। अभी मैंने आपके सामने ये मिसरा रखा है, एक और मिसरा इसी से रिलेटेड मुनासिबत से मैंने आपको बताया था। तो मतलब वो शेर का वो मिसरा जिसमें शायर अपने नाम का इस्तेमाल करता हो,
वो हमारा मक्ते का शेर होता है। इतना ही बात आप लोगों को समझना स्टेट वालों के लिए काफी है। इतना ही से आपकी बात बन जाती है, इतना ही से आपकी बात बन जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। इतना ही से आपकी बात बन जाती है, इससे मजीद आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार जल्दी से हम लोग रिकैप लेते हैं, जल्दी से समझते हैं कि काफिया, रदीफ और मक्ता, मतलब, हुस्न मतलब, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें के बारे, सारी चीजों के बारे में मैंने एक मिसरे को रखा आपके सामने में, बल्कि एक शेर के दो मिसरे को आपके सामने में रखा और उसी से सारी चीजों को मैंने समझाने का कोशिश किया और सारी चीजें हम लोग समझ गए। मतलब किसे कहते हैं, इसी तरह काफिया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, हुस्न मतलब किसे कहते हैं और फिर मक्ते का शेर किसे कहते हैं। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करके देख लेना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, देखते रहना जब तक कि आपको समझ में नहीं आए। जितनी किसी भी चीज को जब तक कि आप रगड़ नहीं दोगे, जब तक कि उसमें आप घुल मिल नहीं जाओगे, वो आपको समझ में नहीं आता है। तो उसको समझने का आसान तरीका कि बार बार आप देख लीजिए, वीडियो को वॉच कर लीजिए, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएंगे। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन कैसे बनेंगे वही याद रखिएगा। शेर का दो मिसरे को उठा कर रख दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा आपसे कि बताइए क्या ये मक्ते का शेर है, मतले का शेर है, हुस्न मतला है, इसमें काफिया कहाँ है, रदीफ कौन सा अल्फाज है। तो याद रखिएगा ऐसे ही जो मैंने अभी आपके सामने में लिखा, ख्वाबों, किताबों, इस तरह के वर्ड हैं, में, मिले, इस तरह का और भी वर्ड मैंने एग्जाम्पल में दिया, वो सारी चीजें आपको दिमाग में बैठा लेना है, मेमोराइज कर लीजिए सारी चीजों को। डेफिनेटली एग्जाम में 5 नंबर पा करके आएंगे, 100% गारंटी दे रहा हूँ। आप हमारे क्लास को वॉच कर लीजिए, बिगिनिंग से मैंने जो क्लास पढ़ाया उन सारी क्लास को देख लीजिए। इंशाल्लाह 100 में 90 लेकर के आएंगे ही आएंगे, और जब 90 लेकर के आ जाते हैं तो फिर जनरल पेपर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यहीं से आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम देना है, वक्त देना है, बहुत मुख्तसर टाइम में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने साथियों को जरूर कनेक्ट कीजिएगा, अपने साथियों तक के जरूर नोटिफिकेशन भेजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, साथियों तक शेयर कीजिए। हमारा चैनल का नाम कई बार मैंने बता दिया, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उसको आप लोग ध्यान में रखिए। और जो भी प्रॉब्लम आए आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ऑलरेडी आपसे हम बात भी कर लेंगे और बात करके आपके जितने भी प्रॉब्लम होंगे उन सारे प्रॉब्लम को हम दूर कर देंगे। तो आई थिंक आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फीडबैक देने की जहमत करें, जरूर देखिए। फीडबैक देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप हमको दिया कीजिए फीडबैक, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। नेगेटिव हो उसको भी सुधारने की आदमी जरूरत करेगी, जरूरत है। और अगर आप पॉजिटिव देते हैं तो चलिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारे लिए कि आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। और देखो जर्रा बराबर भी इस चीज को लेकर के चिंतित मत हुआ करो कि सर अभी आप ऐसे पढ़ा रहे हैं। अरे यार इंशाल्लाह धीरे धीरे प्लेटफॉर्म जैसे जैसे मिलेगा वो सारी सुविधाएं इंशाल्लाह बदलती जाएंगी। हर चीज अब डायरेक्ट मैं शुरू किया हूँ और डायरेक्ट ही आप सोचिएगा कि हर चीज मैं आपको वैसे ही प्रोवाइड करा दूं जो ऑलरेडी 5 साल और 7 साल से चला रहे हैं क्लास, तो मुमकिन नहीं है इतना जल्दी। तो ध्यान में रखिएगा, उन सारी चीजों को इंशाल्लाह हम धीरे धीरे करके प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।